पूर्वा, गुड मॉर्निंग कुलदीप, रक्ष राकेश, रक्षा, सुधीर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आगे का। तो देखते हैं बेटा, देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट थे, 3 कॉन्सेप्ट थे हमारे, प्राइवेटाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन के और जो हमारा लिबरलाइजेशन का। तो इन कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे। तो लास्टली हमने प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा कर लिया था। ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने ऑलमोस्ट तो वैसे तो पूरा कर ही लिया था। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए थे हम, एक बार बता देंगे? WTO का हम पढ़ चुके थे, आई थिंक WTO। पेज नंबर 48, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। ये इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। तो देखिए, ड्यूरिंग रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ चीजें हमने इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स जो आए थे उसके पहले की बात करी थी कि हमारा इकोनॉमी जो था वो एग्रीकल्चर फील्ड में कैसा था, इंडस्ट्रियल फील्ड में हमारा कैसा सेक्टर था बिफोर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो क्या क्या हमने एक एक्सपेक्टेशन करी थी और क्या हमने अचीवमेंट किए थे, वो सारे हमने बात करी। ठीक है। तो अब देखिए, धीरे धीरे जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया उसके बाद में हमारी जीडीपी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपने देखा हो तो देखिए, द पोस्ट इन 1991 इंडिया विटनेस्ड एज अ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी ऑन ए continual basis to 2 decades, 2 दशक से कंटिन्यूसली हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो रही है। द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980 टू 1991 टू 8.2%। कितना बड़ा है? 8.2%। 5.6 से कितना बढ़ चुका है? 8.2%। तो एक ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंडिया की कि भाई हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एक तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ किया। ड्यूरिंग रिफॉर्म्स पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइन while the industrial sector reported fluctuation। मतलब हालांकि अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुए लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुए जितना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर फ्लक्चुएशन आया। द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप
सर्विस सेक्टर की तो बहुत तेजी से विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने अलाउड कर दिया था, एमएनसीज को। तो उस केस में अब बहुत सारी सर्विस सेक्टर कंपनी जो बाहर की थी वो यहाँ पे आके और अपना बिजनेस करने लगी। तो सर्विस सेक्टर के अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है इंडिया की आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991. This indicates that this growth is mainly driven by growth in the service sector during 2012-15. 12-15 की बात करें तो there has been a setback in the growth rate of the different sectors witnessed post of 1991, while agriculture recorded a high growth rate during 2013-14. 13-14 के अंदर फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से विकास हुआ. द सेक्टर विकनेस इज नेगेटिवली ग्रोथ इन द सब्सिक्वेंट ईयर, while the service sector continuously to witness a high level of growth. बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर का भी विकास हुआ, वो हमने देखा 13-14 से भी. एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हुआ ही, बाकी इन सेक्टर में भी वापस से ग्रोथ रेट हुआ. ठीक है, तो अगर इसमें बताया गया, देखिए 14-15 की बात करें, 14-15 की बात करें तो द ओवरऑल जीडीपी of these sectors witness high growth rate of 9.8%, जो कि पहले कभी नहीं हुई थी. इतना तेजी से हमारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, 9.8%. तो द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, द इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस अ स्टेप डिक्लाइन ड्यूरिंग द 12-13. ठीक है ना, 12-13 के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर वापस से थोड़ा सा डगमगाया. इन द सब्सिक्वेंट इट बिगिन शो अ कंटिन्यूअस पॉजिटिव ग्रोथ, एंड देन उसके बाद में वापस से अगर हम बात करें 12-13 के बाद में, 12-13 के बाद में कंटिन्यूअसली उसके अंदर भी क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था. अब हम बात करें द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक हैज लेड टू बी अ रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफडीआई. तो ये चीज मैंने शायद बताई थी आपको. एफडीआई और जो आईएफआर है, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो इनमें भी बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ. एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने बात करती है एमएनसीज की, तो उन्होंने भी क्या किया, काफी हद तक हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है ना, तो वो चीजें जो है वो भी आगे बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करती है. तो अगर हम देखें कि एफडीआई हैज इंक्रीज फ्रॉम अबाउट $100 million इन 1990 टू 1991 टू कितना इंक्रीज हुआ, 30 मिलियन इसके अंदर और ऐड हो गया. ठीक है ना, उसके बाद में अगर हम बात करें 6 बिलियन जो है वो 1990 से लेकर और बड़ा तेजी से, और अब हम बात करते हैं वो कितना है, $413 बिलियन. तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना मतलब हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ. अभी हम बात करें 18-19 की, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड. ठीक है ना, इंडिया क्या है, पूरे विश्व की बात करें, पूरे देश की बात करें तो एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो. ठीक है, इंडिया इज सीन अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट, ये भी बताया था मैंने, engineering goods, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल इन द फॉर्म पीरियड्स. तो इनके एक्सपोर्टर है इंडिया बहुत बड़ा. ठीक है ना, इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर भी, आईटी सॉफ्टवेयर में भी, टेक्सटाइल के अंदर भी. ये चीज मैंने आपको शायद आई थिंक बता दी थी. ऑन द अदर हैंड द रिफॉर्म्स प्रोसेस हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग टू address something of the basic problems facing our economic, especially in the area of employment, agriculture, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फिस्कल मैनेजमेंट. तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंडिया जो है उनकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है जो कि अभी तक भी वो पूरी नहीं हो पाई. वो प्रॉब्लम्स अभी भी है, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और फिस्कल मैनेजमेंट की, टैक्सेशन से रिलेटेड. फिस्कल क्या होता है, टैक्सेशन से रिलेटेड. ये सारी प्रॉब्लम अभी भी रिमेन्स
प्रॉब्लम ही है, जिनके ऊपर भी धीरे धीरे वर्क किया जा रहा है। लेकिन देखो, हर एक चीज को टाइम लगता है, मतलब डेवलप होने में। हम ये बैठ के हम ये सोच लें कि भाई तुरंत फटाफट से के अंदर डेवलपमेंट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं अब ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि अभी अभी हम बात करे थे ऊपर कि जो कमी रही वो एम्प्लॉयमेंट की रही, तो उसके लिए ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट का भी एक पूरा अच्छे से पॉलिसीज तैयार करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके लिए भी क्या किया जा रहा है, देखिए, though the GDP growth rate has increased in the reforms period, scholars point out that the reforms-led growth has to be generated sufficient employment opportunity in the country। तो आपको क्या करना है, वो एक सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाना है कंट्री के अंदर। ये एक हमारा क्या है, टारगेट है, ये हमारा एक उद्देश्य है। तो ये इन कुछ स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट करते हुए कहा है रिफॉर्म्स के अंदर कि आपको इन पॉइंट के ऊपर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है ना, तो यू विल स्टडी द लिंक बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इन द नेक्स्ट यूनिट। जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे ना, उनमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया जा रहा है वो। तो अब यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि जो चीजें थोड़ी बहुत अभी भी कमी है, तो वो चीजें हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। क्या बोला, रिफॉर्म्स हैज नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर। देखो फर्स्ट लाइन क्या है, रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर द ग्रोथ रेट हैज बीन डिक्लेरेटिंग का मतलब क्या हो गया, कम होना। तो एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है ना, अभी भी इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उसको, जितना कि रिफॉर्म्स के आने के बाद में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ, हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला, उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स, जैसे कि क्या बोला, इरिगेशन करवाना, इरिगेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो अपन देते हैं, रोड, मार्केट लिंकेजेस एंड रिसर्च एंड द extension which play a crucial role in the green revolution has fallen in the reforms period। तो ये जो चीजें थी एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए था कि अच्छी इरिगेशन आए, ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजी से हम क्या करें, हमारे एग्रीकल्चरल को क्या करें, इरिगेट करें। और जो लाइटिंग की जो प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं आए। हमने देखा कि घंटों घंटों तक क्या है, बिजलियां की कटौती होती है, जिससे कि ट्यूबवेल वगैरह पानी की बहुत ज्यादा, मतलब मोटर वगैरह जो चलती है वो पानी से ही चलती है। तो वो कटौती के कारण जो किसान जो है उनको दिन में बिजली मिलती नहीं है, रात को मिलती है। तो रात को किसानों को पूरी रात भर जगना पड़ता है, और वहां पर फिर वो रात के टाइम पे सप्लाई की जाएगी, तो फिर हर एक चीजें जो है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। रोड्स इन्होंने इतना ज्यादा नहीं बनाए हैं, मार्केट के बीच में भी कोई एक पर्टिकुलर लिंक होना चाहिए। इसी के लिए तो अभी आंदोलन चल रहा है कि हमारा कोई मार्केट के बीच में कोई लिंक नहीं है। जो ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, वो हमारे से फसल को लेकर जाते हैं कम रेट पे और हैवी रेट पे बेचते हैं। तो उनको तो केवल लेकर जाने में और वहां पे देने में ही इतना बेनिफिट हो जाता है, जो कि हमने 5 सालों तक भी नहीं कमाएंगे। तो हमारे को भी कितना प्रॉफिट होना चाहिए, बढ़िया अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, तब तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बने रहेंगे, काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी गवर्नमेंट क्या नहीं चाहती है कि वो क्या हो जाए, बैन हो जाए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके लिए भी कंपनी, मतलब गवर्नमेंट जो है उनको मोटिवेट करती है। इसीलिए अभी यही प्लानिंग चल रही है कि किसानों की जो इनकम है वो जस्ट क्या हो जाए, डबल हो जाए। ये प्लानिंग चल रही है। तो उसके लिए अभी सोचा जा रहा है, और अभी बजट भी पास होने वाला है, बजट आने वाला है 1 फरवरी को जो है वो बजट आएगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर, बजट के अंदर भी बहुत सारी चीजें फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगी। ये
तो आगे चलते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली है। देखिए, दिस सेक्टर हैव बीन एक्सपीरियंस अ नंबर ऑफ पॉलिसीज चेंजेस सच एज रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना। लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बात चल रही है अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। तो दे हैव एडवर्सली इफेक्ट द इंडियन फार्मर। मतलब ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने करी है फॉरेन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाने की, तो वो चीजें क्या है, फार्मर्स के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। as they now have to face increased international competition। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कंपटीशन और तेजी से बढ़ रहा है। तो moreover because of export oriented policy strategy in agriculture, there has been a shift from production for the domestic market towards production of the export market, focusing on cash crop in lieu of production of food grains। ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम देखा जाए तो जो कमर्शियल जो क्रॉप्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि उनको पैदावार करके उसकी उनका प्रोडक्शन करके ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कैश अरेंजमेंट कर सकते हैं, बजाय कि जो फूड ग्रेन्स जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं उसके। तो दिस पुट प्रेशर ऑन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने फूड ग्रेन्स के जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस ना करके कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, तो सब ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर आएगा, फिर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्ट के ऊपर। तो उससे आपको एक तरीके से उनकी प्राइस जो होगी वो क्या होने लग जाएगी, महंगी होने लग जाएगी। अभी देखिए, अगर हमारे देश के अंदर अच्छा एग्रीकल्चर सिस्टम होता तो यहाँ पर सरसों की इतनी कमी नहीं रहती। जितना मतलब सरसों जो है वो बहुत तेजी से, अभी आपने देखा होगा ऑयल, ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल हुआ या चाहे रिफाइंड ऑयल हुआ, तो उनके अंदर कितनी तेजी आपको देखने को मिल रही है, पता है ना सभी को। कहाँ पर जो एक पर्टिकुलर 1 kg का जो रेट था किसी भी पर्टिकुलर ऑयल का, वो था 100 के करीब, 90 और 100 के करीब। और आज अगर हम बात करें तो वो जो रेट है वो ऑलमोस्ट वो कितनी पहुंच चुकी है, 150 के अप्रोक्स, 140 150 140 150। ये मतलब एक रेट जो है वो आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बहुत तेजी मतलब ये जो हो रही है, तो उसमें भी आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भाई हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सरसों है, वीट है, जो फूड ग्रेन्स की चीजें, एटलीस्ट उनको तो हम यहाँ पे अच्छे से फसल को क्रॉप करें, अच्छा मतलब फसल जो है वो फर्टिलाइज करके और वहां पर प्रोडक्शन करें, बजाय कि अभी कॉमर्शियल प्रोडक्ट के। ज्यादातर कॉमर्शियल प्रोडक्ट के कारण ही ये सब चीजें होती है कि हम फसल जो है पैसे के चक्कर में कॉमर्शियल फसल जो है वो पैदावार करते हैं, और हमारे फूड ग्रेन्स की जो फसल है वो फिर फूड ग्रेन्स महंगे हो जाते हैं क्योंकि उसकी कमी रहती है। इवन हमको फिर बाहर से भी मंगवाने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें हमने बात करी है किसके लिए, रिफॉर्म्स जो लेकर आए उससे एग्रीकल्चर के ऊपर कितना असर पड़ा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा असर नहीं हो पाया है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर रिफॉर्म्स के आने के बाद में। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं वो असर किसके ऊपर पड़ा, थोड़ा बहुत तो देखने को मिला हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, बिल्कुल उसमें थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर भी वो भी अगर मैं बात करूं उतना नहीं हुआ, स्लो डाउन नहीं रहा। लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा से ग्रोथ किया है। चलिए, तो रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन, ठीक है ना, स्लो डाउन बोला इन्होंने। इंडस्ट्रियल को भी अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, स्लो डाउन रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज cheaper import, inadequate investment in the infrastructure, etc. तो डिमांड ही नहीं क्रिएट हुई उन प्रोडक्ट की जो बाहर से लेकर आए हम चाह रहे थे कि बाहर से प्रोडक्ट को हम मंगवाएं, क्योंकि रिफॉर्म्स के बाद में हमने जो रेस्ट्रिक्शंस तो बैरियर्स थे वो तो हटा ही दिए थे, तो उससे क्या हुआ, बाहर से भी प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में आने लगे। तो इंडिया में जब प्रोडक्ट आए, लेकिन वो प्रोडक्ट डिमांड जो हमारे इंडिया में थी वो नहीं हुई उनकी डिमांड, तो उससे भी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल का इतना तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि उनका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुआ, उनका ग्रोथ हुआ भी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं और आगे हम बात करते हैं। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, developing country are compelled to open up their economy to greater flow of goods and capital from developed country। मतलब अगर हम बात करें ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की, तो एक तो डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री की जैसे बनना चाहेगी, तो उसके लिए वो क्या करेगी, अपने देश में डेवलप्ड कंट्री से कुछ ना कुछ इस तरीके से टेक्निक्स को अपनाएगी, वहां से मंगवाएगी, ताकि वो भी उनकी जैसे डेवलप कंट्री बन सके, और बाद में वो भी क्या कर सके, उनके जैसे गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके। अभी तो फिलहाल आपको इंपोर्ट करना होगा यदि आपकी कंट्री कौन सी है, डेवलपिंग। लेकिन कुछ क्षेत्र में यदि आप बात करें, आप आगे हैं, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चीपर इंपोर्ट फॉर डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है ना, चीपर इंपोर्ट हैव रिप्लेस द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट। अब सोचो, जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज रन हो रही थी इंडिया में, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और नुकसान कैसे, क्योंकि वो यहाँ पे जो चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे, उनका कॉस्ट तो आ रहा था कम, सॉरी उनका कॉस्ट तो आ रहा था ज्यादा। और अगर हम बात करें कि बाहर से जो प्रोडक्ट मंगवाया, उनका कॉस्ट आ रहा था कम। तो अब उससे क्या फर्क पड़ा कि डोमेस्टिक कंट्री की जो प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो तो धीरे धीरे कम होने लगी, और बाहर वाले जो इंपोर्ट है उनकी डिमांड ज्यादा होने लगी। तो धीरे धीरे हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो क्या होने लग गया, रिप्लेस होने लग गया। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि पावर सप्लाई की बात करें, रिमेन एडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टमेंट के कारण वैसे की वैसे ही रही। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या कहा कि इज ऑफन सीन एज क्रिएटिंग कंडीशन फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री that adversely affect the local industries and employment opportunity in developing country। जो हमने बाहर के देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का चीजें स्टार्ट करी है, उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसका क्या पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट, एडवर्सली इफेक्ट हुआ। वो कैसे, क्योंकि जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई उससे, और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज थी जो पहले यहाँ पे मिल रही थी हमारे को लोकल इंडस्ट्रीज से, अब वो चीजें हमको कौन सी किसके पास में जाना पड़ रहा था, फॉरेन कंट्रीज के पास में। तो फॉरेन कंट्रीज का गुड्स तो केवल सप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वापस से बढ़ने लग गया। ठीक है,
तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या बोला, moreover a developing country like India still does not have the access to developed countries market because of high non-tariff barriers. For example, although all quota restriction in exports of textile and clothing have been removed in India, USA has not removed their quota restriction in import of textile from India and China. ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी चीजें क्या करती है, हमारे हेल्प करती है। तो उसमें जो कुछ रुकावटें आती है वो आती है टैरिफ की, टैरिफ बैरियर्स। इंपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो वो कुछ चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होने के कारण डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अभी स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ये सारी बातें हमने करी है किसके लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते हो ना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। बोलिए, जल्दी करिए। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर्स को यूज करती है पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को। मतलब क्या होती है, देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कुछ हद तक सही बताने की कोशिश करिए। देखिए कुछ हद तक आपने सही बताने की कोशिश करी रक्षा। देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है ना वो मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है ना, यदि धीरे धीरे वो डाउनफॉल में यदि जा रही है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, सिक हो रही है, सिक हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट ये सोच देख रही है कि अगर हम इसको आगे और कंटिन्यू यदि करेंगे तो फिर ये कंटिन्यूअसली ये कंपनी जो है वो और ज्यादा लॉस में जाती रहेगी, इससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को किसको दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को। तो वो प्राइवेट सेक्टर को क्या कर देती है, उसको बेच देती है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। लास्ट का जो चीज है वो अपन पढ़ रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो मेन जो चीज हुआ वो क्या हुआ कि हमने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा था, ठीक है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे,
ठीक है ना, उनका तेजी से ग्रोथ हो रहा था एक्सपेंडिचर, उनके ऊपर क्या किया हमने, कुछ लिमिटेशंस लगाई, स्पेशली इन द सोशल सेक्टर। तो द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म्स पीरियड, जो टैक्स हमने कम किया, रेट कम करी, ठीक है ना, रिफॉर्म्स पीरियड में, उससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया। भाई टैक्स को यदि कम कर दोगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा, वो कम हो जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा ना। तो द रिडक्शन इन द रिफॉर्म्स पीरियड एम टू yield larger revenue and curb tax evasion, टैक्स की चोरी को बचाया जाए, एंड हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के लिए ज्यादा टैक्स रेवेन्यू नहीं हो पाया। Also, the reforms policies involving tariff reduction have curtailed the scope for the raising revenue through custom duties. Custom duty के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो कि भी आपका टैक्स को क्रिएट कर सकते हो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो बाहर के जो कंपनीज हैं उनको हम यहाँ पर बुलवा कर, ठीक है ना, उनसे क्या कर रहे हैं, टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर विच फर्दर रिड्यूस द स्कोप ऑफ रेजिंग टैक्स रेवेन्यू, दिस हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर। तो मतलब उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो इतना टैक्स आपको क्यों दे, ठीक है ना, तो वो दूसरी कंट्री हमको इतना टैक्स देने के लिए कर ही नहीं रही, तो फिर आपने वापस से इतना ज्यादा टैक्स नहीं ले पाए, तो वो चीज गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाई है। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंडिचर की, ओवरऑल हमारा वेलफेयर की, तो वो जितना तेजी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए उस हिसाब से आपका ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा है। फिर भी गवर्नमेंट आगे और क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि उसको आगे और बेहतर बनाया जाए, ठीक है ना। तो इसका लास्ट में कंक्लूजन यही दे रखा है जो अभी अभी अपन ने बातें करी है सारी चीजों का, कि गवर्नमेंट जो है वो अभी भी जो इनइक्वलिटीज है देश के अंदर, टैरिफ रेट्स की कमी है, टेलीकम्युनिकेशन की कमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा डेवलप नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ ट्रांसपोर्टेशन जैसे की कमी है, रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, हॉस्पिटल्स वगैरह ट्रेवलिंग फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है अभी भी, ठीक है ना। तो इन सभी के ऊपर अभी भी फोकस करना बाकी है, इनके ऊपर भी सरकार को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो इसके भी अब आप नोट्स तैयार करिएगा, ठीक है। अब एक बार हम वापस से आते हैं हमारे ऊपर जो सिलेबस है उस पर। सिलेबस में अब बताइए, देखिए हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं, दो चैप्टर आई थिंक हमने कर लिए हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर किया था हमने, और एक अभी जो चैप्टर जो था वो किया हमने, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था क्या ये, चैप्टर नंबर थर्ड। तो टोटल कितने चैप्टर हैं इसमें, टोटल कितने चैप्टर हैं, एक बार मैं जल्दी जल्दी बताइए, मैं भी देख लेता हूँ। 6 में से 2 पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से बाकी रह गए हैं,
सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। अच्छा, लास्ट के चैप्टर्स बाकी रह गए हैं। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। एक बार मुझे नाम बताएंगे आप चैप्टर्स के। सेवन चैप्टर कौन सा है? क्योंकि एक्चुअली क्या, मेरे पास बुक तो है, बुक है नहीं। ठीक है ना। बुक नहीं है। अदरवाइज बुक होती तो फटाफट मुझे ध्यान रह जाता। बताइए जल्दी से। ओके, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। यस, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज, ये सेवन चैप्टर है जिसके अंदर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, hired workers, employment in fires, factories and offices, growth and
दिखाई दे रहा है अभी वीडियो आपको? हम्म। हाँ बेटा, सिलेबस का ही देख रहा था। और मैंने देखा है कि ये जो चैप्टर्स जो है वो अभी आपने बताए थे ना, उस हिसाब से जैसे सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ और टेंथ, ये चैप्टर जैसे कि रक्षा ने बताया था उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैंने देखा है कि अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं, तो आई थिंक नाइन्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार आपने भी देख लिया होगा ना डिलीटेड चैप्टर्स के अंदर, मैंने तो क्या है कि पीडीएफ डाउनलोड किया था अभी, तो उस हिसाब से फिर अब हम ये चैप्टर कर रहे हैं। बाकी कंफर्म से एक बार आपने देख लिया ना कि नाइन्थ सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ और टेंथ ये चैप्टर आपके बचे हुए हैं। क्या कह रहे हो, ये डिलीटेड है? भगवान, ये क्या कह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी जैसे कि रक्षा ने कहा सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ नहीं, ये पढ़ाने हैं। चलिए मैं देखता हूँ, एक बार फटाफट से देखता हूँ। ठीक है ना?
हाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अरे तुमने तो मुझे गलत बता दिया। उस दिन मैंने आपसे पूछा था तो फिर आपने कहा था कि सर ये चीजें जो है वो फर्स्ट चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ ये चैप्टर है। अब ये तो इसका जस्ट जस्ट रिवर्स है। सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ और फर्स्ट और थर्ड चैप्टर जो है ना वो तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब बताओ वो इतना टाइम लगाया हमने और वो पढ़ लिया और वो नहीं आ रहा। सेकंड आ रहा है, जबकि फोर्थ आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है और सिक्स्थ आ रहा है। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर में से तो 4 तो पूरी तरीके से हट गए। सुनिए, 4 तो पूरी तरीके से हट गए और 4 आ रहे हैं। और आने वाले चैप्टर कौन कौन से हैं एक बार आप लिखो, मैं बता रहा हूं। सेकंड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये ठीक है ना। ये चैप्टर तो आ रहे हैं पूरी तरीके से। और पूरी तरीके से जो हट गए हैं, जो पूरी तरीके से हट गए हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट 1 सेकंड होल्ड करिएगा। जो पूरी तरीके से हट गए हैं ना वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। फर्स्ट, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। फर्स्ट, सेवंथ और एट्थ और नाइन्थ, ये पूरी तरीके से हट गए। ठीक है ना। अब बचे हुए कौन कौन से चैप्टर है? थर्ड और टेंथ। तो इन चैप्टर्स में से कुछ पार्ट हटा है और कुछ पार्ट आ रहा है। तो थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ पार्ट आ रहा है, जैसे कि लिबरलाइजेशन का पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन का पढ़ा, ठीक है ना। और बस ये तो आ रहे हैं। उसके बाद में जो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो नहीं आ रहा है। वो लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ा ना अभी वो नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर वो थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना। बाकी तो अब देखो कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था तो अब हमें पढ़ने कौन कौन से चैप्टर हैं? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। एक तो ये पढ़ने पूरे पूरे, और एक 10th चैप्टर जो है उसमें से पढ़ना है कुछ पार्ट। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब दोबारा बार बार मैं नहीं बताऊंगा। और मैं भी पूछूं, क्योंकि मेरे पास में पीडीएफ जो है वो निकालने में टाइम लगता है। आपसे पूछूं तो तुरंत बताया करो, आपकी वजह से वो चैप्टर और हमने पढ़ लिया। चलिए फिर अब नेक्स्ट, वो भी मैं अभी बता दूंगा। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बता देंगे। वैसे तो देखो क्या क्या हटा है उसके अंदर से। जो एक ह्यूमन इंडेक्सेशन जो है ना वो हटा है, और कुछ डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है
उनका कुछ वैल्यूएशन जो है लास्ट वाला पार्ट वो हटा है। चलिए अब और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।